सुबह जब मैं सो कर उठी हूँ तो मैंने 16 कॉल उस बंदे की अपने फ़ोन में देखी है। मैं एकदम से इतना ज़्यादा मुझे मानसिक रूप से इतनी परेशानी हो रही कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं किसी की आंख फोड़ दूंगी या मैं किसी की जुबान काट दूंगी या मैं किसी में लठ बजा दूंगी। मैंने ये नहीं बोला ना, अगर हम लोकतंत्र देश में हमें किसी चीज़ से परेशानी है या जनता को परेशानी है या हम सोशल मैनर में काम करते हैं तो हम उस बात को रखते हैं ना। मेरे फ़ोन में स्क्रीनशॉट भी हैं जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती तो इसलिए मैंने नहीं करी। लेकिन अब जब मुझे ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है, इस बंदे का पहले भी आना और इतना ज़्यादा बातें करना, सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं इस वक्त पूनम पंडित के गांव में हूं और इस गांव का नाम है इस्माइलपुर, बुलंदशहर ज़िले में ही लगता है। पूनम पंडित को जान से मारने की धमकी मिली है। पूनम पंडित को कहा गया है कि उसकी जीभ को काट कर फेंक दिया जाएगा। चलिए पूनम पंडित के घर चलते हैं और लेते हैं उससे जानकारी। मैं दोस्तों इस वक्त पूनम पंडित के बिल्कुल घर के बाहर हूँ और अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ। पूनम पंडित घर पर ही है, हमारी फ़ोन पर उनसे बात हो चुकी। ये पूनम पंडित का घर है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ और आ जाओ। हाँ, पूनम पंडित जी सामने बैठी हुई हैं, उनके घर पर हम लोग पहुँचे हैं। और पूनम जी कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ भैया। बैठे रहिए। हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जो पूनम का घर है, पूनम पंडित एक नॉर्मल परिवार से हैं और जिस तरह से इनको धमकी मिली है, जान से मारने की लगातार फ़ोन पर धमकियां दी जा रही हैं, अश्लील बातें की जा रही हैं, उसके साथ साथ ये कहा गया कि तुम्हारी जीभ काट कर फेंक देंगे। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। आपको धमकियां कौन दे रहा है और क्यों धमकी दे रहा है? क्या मैं तो जानती नहीं। ये मुझे जो फ़ोन आया, ये मुझे 4-5 महीने पहले भी इस व्यक्ति का मुझे फ़ोन आया, तो मैंने सोचा कोई ऐसी होगा मन चला सा फ़ोन फान कर दें ऐसी, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। फिर इसके नंबर जो है वो मैंने ब्लॉक कर दिए। तो ब्लॉक करने के बाद मैं 2-3 दिन तक लगातार इसका जब भी मुझे फ़ोन आया तो मैंने इसको इग्नोर करा। मैंने इसलिए कंप्लेंट नहीं करी। मैंने कि छोड़ो पर क्या, मैंने कि ऐसे ही फ़ोन करा क्या ज़रा सी बातों की कंप्लेंट करी जावे। लेकिन अब क्या है, अब बीच में फिर ये सिलसिला रुक गया। अच्छा, सवाल ये है कि 4 से 5 महीने पहले जिस तरह इस इंसान ने आपके साथ बदतमीज़ी की और आपको धमकियां दी थी, उस वक्त आपने कोई कंप्लेंट नहीं की? नहीं, मैंने नहीं करी, क्योंकि ऐसे दरअसल फ़ोन आते रहे हैं तो मैंने कहा छोटी छोटी बातों के लिए किस के खिलाफ कंप्लेंट करा मैं। तो उस समय मैंने इग्नोर कर दिया था, अपने भाई से बात करवा दी, धमका वमका दिया था। फिर उन्होंने मुझे बोला ऐसा क्यों होता है? आपको इस तरह से क्यों फ़ोन आते हैं? क्या देखिए, मेरे को बताइए मैंने क्या गलत किया? आज तक मैंने कोई चीज़ गलत तो की नहीं। और उसके बाद जब ये सिलसिला रुक गया तो अब मुझे कल 11 बजे से फिर से फ़ोन आ रहा है। आज भी जब मैं SSP ऑफिस गई हूँ तो मुझे सुबह जब मैं सो कर उठी हूँ तो मैंने 16 कॉल उस बंदे की अपने फ़ोन में देखी है। मैं एकदम से इतना ज़्यादा मुझे मानसिक रूप से इतनी परेशानी हो रही कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद में वहाँ मैं बैठी हुई, वहाँ भी फ़ोन बज रहा। मैंने जो SP क्राइम है उनसे फ़ोन पे बात भी कराई है, उन्होंने डांटा भी है कि क्यों फ़ोन कर रहे हो। तो फिर उनसे पता नहीं क्या बोल दिया, तो इसलिए उन्होंने बोला कि सिकंदराबाद उन्होंने फ़ोन किया कोतवाली में कि FIR दर्ज करें, उनको मैं भेज रहा हूँ, मेरा नाम लेकर के बोला SP क्राइम जो है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि इनकी होनी FIR ज़रूरी है ऐसे लोगों की। फिर वहाँ पे बैठे हुए सिकंदराबाद कोतवाली में धर्मेंद्र जी है, वहाँ पे जो है 2 स्टार। तो जब भी उसका कॉल आ गया मैंने धर्मेंद्र जी की बात कराई। मैंने कहा अंकल आप प्लीज़ बात करके देखो ना, इसको समझा। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, इतनी अच्छी भाषा में समझाया कि भाई तुम्हारी कोई बहन बेटी को ऐसे इस तरीके से फ़ोन करे तो तुम क्या एक्शन नहीं लोगे? नुका ये मुझे जेल में पकड़वाने की बात करती है। नुका जब तुम इसके पास फ़ोन करोगे तो ये कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी क्या? तो नुका कर लिया तो तू इतना भड़क क्यों रहा? ये शब्द उस बंदे के उनसे थे, धर्मेंद्र जी से। तो उन्होंने कहा नहीं पूनम, ये ऐसे लोग नहीं है मानने वाले, तुम इनकी FIR करो। तो फिर SHO को भी धमका दिया? हाँ बिल्कुल, SHO को भी धमकाया उन्होंने। और फिर उन्होंने बोला कि आप इसकी कानूनी कार्रवाई पूनम करो, FIR दर्ज कराओ। मैंने FIR दर्ज कराई है। तो आज जैसे कि जुम्मा है तो उस लिए थोड़ा राउंड पे इंस्पेक्टर साहब उस समय वहाँ गए हुए थे। पूनम पंडित को जो सोशल मीडिया पर लोग जुड़े हुए हैं लगभग सभी जानते हैं। पूनम पंडित बेबाक बोलती हैं और शायद इसी वजह से इनसे कुछ लोग जो है वो दुश्मनी भी मानने लगे हैं। मैं क्या इन चीज़ों से मैं डर जाऊंगी क्या? इन चीज़ों से मैं, जो लोकतंत्र देश है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया हुआ है बोलने का, लेकिन आज तक भी जो चीज़ मैंने बोली है, जो भी आप मेरा कोई भी रिकॉर्ड निकालेंगे, जो चीज़ मैंने बोली है मैंने संविधान के दायरे में रह करके बोली है। मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, मैंने कभी किसी से तू तड़ाक बात नहीं की। ठीक, जो चीज़ मुझे ख़राब लगी है उसके अंदर, किसानों के प्रति लगा लो या मजदूरों के प्रति लगा लो, तो मैंने उसको संवैधानिक तरीके से उस आवाज़ को उठाया है, अपनी परेशानी को जताया है। जिस ना तरह कि
मैंने ये बोला कि मैं किसी की आंख फोड़ दूंगी या मैं किसी की जुबान काट दूंगी या मैं किसी में लठ बजा दूंगी, मैंने ये नहीं बोला ना। अगर हम लोकतंत्र देश में हमें किसी चीज़ से परेशानी है या जनता को परेशानी है या हम सोशल मैनर में काम करते हैं तो हम उस बात को रखते हैं ना। हम ये थोड़ी है कि अंदर ही अंदर किसी से गलत बात करते हो या किसी से दुश्मनी पालते हो। अच्छा, एक बात बताइए, एक ट्रेंड सा चल रहा है कि कुछ लोग जो है कि सोशल मीडिया पर इस तरह से धमकी दे रहे हैं, फ़ोन पे लगातार कि हम आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे, है ना, जीभ काट देंगे, इस तरीके की कई धमकियां। और एक जो है अभी कन्हैया लाल के साथ में इस तरह का मामला जब से हुआ है, जब से ये धमकियां मिल रही हैं, तो क्या आपके साथ में किसी ने इस तरह का कोई मजाक किया है या कोई ये पीछे लगा हुआ है? नहीं, देखिए ये मजाक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी को एक बार कॉल करके मजाक तफरी करेंगे तो एक बार 2 बार ही तो कर सकता है, कोई 3 बार कर सकता है फ़ोन, 4 बार 6 बार कर सकता है। लेकिन इतने समय बाद, पहले 3 दिन तक कॉल आया, फिर 4-5 महीने बाद, और अब इतना कॉल आना और इतनी बदतमीजी से बदसलूकी से बात करना कि मैं आपको, मेरे फ़ोन में सब रिकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना रिकॉर्डिंग के या बिना सबूत के FIR दर्ज करने चली गई या मुझे कोई शौक चढ़ रहा, नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि पूनम पंडित खुद को हाईलाइट करने के लिए कुछ ऐसा, अगर मेरा इस तरीके का मैटर होता तो जब मैं भोजपुर की अपनी किसान पंचायत करने के लिए गई थी आंदोलन के दौरान में, जब भी मेरी वहाँ पे गाड़ी पलटने की कोशिश करी थी, मैंने FIR दर्ज कराई अमरोहा थाने में, ठीक। और अमरोहा थाने में FIR दर्ज हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ट्रक हमारा है, उन्होंने माफ़ी मांगी, ड्राइवर भाग गया था, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा हो सकता है गलती से इसने मेरी गाड़ी पलटने की कोशिश करी हो, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद में 3-4 बार मुझे और फ़ोन आया, इस बंदे का मुझे फ़ोन आया, और भी लोगों के फ़ोन आए, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, मेरे फ़ोन में स्क्रीनशॉट भी हैं, जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। लेकिन मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती, तो इसलिए मैंने नहीं करी। लेकिन अब जब मुझे ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है, इस बंदे का पहले भी आना और इतना ज़्यादा बातें करना, सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मुझे ज़्यादा, इलेक्शन भी लड़ा है। देखिए मैंने इलेक्शन भी लड़ा है और आज मुझे देश की पूरी जनता प्यार करती है। 100 करोड़ 125 करोड़ की आबादी मुझे जानती है, मुझे प्यार करती है, तो मुझे फेमस होने की क्या ज़रूरत है? जो देश में अन्न पैदा करता है किसान, वो मुझे जानता है, तो मुझे और किसके सामने फेमस होना? इलेक्शन के दौरान आप खुलेआम घूमी थी, सारी जनता से आप मिलती थी, बेबाक बोलती थी, तो क्या इस तरह की जैसे आपको धमकी मिल रही है, जान से मारने तक की धमकी आपको दी है, फिर से आप ऐसे घूम पाएंगी, बेबाक बोल पाएंगी? देखिए मैं घूमूंगी भी, बेबाक भी बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि मेरा बोलना बंद हो जाएगा। और इलेक्शन के दौरान में मैं खूब घूमी, तो उस समय मुझे जो है पुलिस की वो मिली हुई थी सिक्योरिटी भी, और जैसा कि सभी प्रत्याशियों को मिली हुई है, तो उनकी भी काफ़ी हद तक हो रही। फिर मेरे पर्सनल भी, मैंने अपने भाई जो है टीम में, मेरे भाई शासन से आप सिक्योरिटी की मांग करेंगे क्या? देखिए मुझे नहीं लगता कि इसमें सिक्योरिटी की मुझे वो पड़ेगी, लेकिन अगर इस तरीके की, मैं आपसे बता दूं पर्सनली मेरे घर परिवार की स्थिति अभी इतनी ठीक भी नहीं है कि मैं सिक्योरिटी की मांग करने लग जाऊं। कि देखिए आप मेरा घर भी देख रहे हैं, एक पर्सनल रूम होना चाहिए अगर आप सिक्योरिटी ले रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जान का भी रिस्क नहीं ले सकती। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं हाँ करूँ या ना करूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैं जो अपनी मेरी मेन परिस्थिति है ना अपने परिवार की, उसको लेकर के तो यही लगता है कि देखो मेरे घर में 2 रूम पुलिस से आप मिलकर आई हैं, क्या आपको लग रहा है कि पुलिस कितनी कार्रवाई करेगी आपके बारे में? देखिए उन्होंने जिस तरीके से तुरंत के तुरंत कार्रवाई की, तो मुझे लग रहा है कि हाँ वो पूरी कार्रवाई, क्योंकि मैंने पुलिस से, प्रशासन से मदद मांगी है। ऐसा नहीं है कि मैं देश की बेटी हूँ तो मेरी मदद नहीं होगी, कि मैं विपक्ष में हूँ तो मेरी मदद नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देश का एक एक बच्चा जो वो देश का नागरिक है, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, अगर इस तरीके से कोई चीज़ें होंगी, और ऐसा भी नहीं है कोई मैं ऐसे ही हूँ भाई, मैं एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे बुज़ुर्गों ने भी देश की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मेरे पुराने जो मेरे पूर्वज हैं उन्होंने भी देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ऐसा नहीं है। मैंने भी अपने देश का नाम रोशन किया, मैंने अपने प्रदेश, अपने गांव का नाम रोशन किया स्पोर्ट्स में, कि एक मैं खिलाड़ी भी हूँ, और एक मैंने आवाज़ उठाई किसान आंदोलन की, जितना इतना सम्मान मिला। तो ऐसे ही वही नहीं बोल दूंगी मैं किसी को। मेरा ये काम नहीं कि 4 गोली अपनी गाड़ी पर अपना आप चलवा दो और बोल दो कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। हम इन चक्करों में ना पड़ा करते, इन पैतरों में हम ना इन पैतरों को जानते। जितनी मेरे साथ में घटना हुई उतनी घटना मैंने एप्लीकेशन में लिखी, और जितनी बात हुई मैंने उतनी बात वहाँ पे SP सिटी साहब को बताई थी, और बस इतनी। मेरे को नहीं बड़ा चढ़ा के बोलने का ज़्यादा शौक है, लेकिन मैं इस चीज़ की ज़रूर मांग करूँगी कि मेरी जो जान की इतनी ज़्यादा समस्याएं हो गई, जैसे मैंने देश में क्या कर दिया। भी कहीं ना कहीं दहशत तो ज़रूर इस तरह की। देखिए आप कब हारते हैं? इंसान अपने परिवार से हमेशा हारता है। अब देखिए आप देख रहे हैं मेरी मम्मी है, बुज़ुर्ग है ना, तो मैं ही उनका सब कुछ हूँ।
मैं उनका बेटा भी बेटी भी हूँ। आंटी से बात कर लें? हाँ बिल्कुल, आप बात कर लें। आंटी लेकिन बात करेंगी? उनको मैंने इस विषय में कोई भी बात बताई नहीं है। नहीं क्यों? बताई, हाँ, लेकिन फिर वो बात करना थोड़ा, सही हाँ, नहीं। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा समझ रही हैं कि कुछ ना कुछ परेशानी है। वैसे मैं उन्हें बता दूं, दरअसल उनको थोड़ा कम भी सुनाई आती है, तो उन्हें मैंने बताई भी नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। अब बुज़ुर्ग है, घर में परेशान, मैं परेशान तो वो भी परेशान, तो इस चीज़ को देख करके तो समस्या होती है ना। अपने माँ बाप दुखी हो तो उससे ज़्यादा दुख की बात क्या है। जिसकी जवान बेटी हो, इतना कुछ कर सकती हो, और उसके माँ बाप दुखी हो, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। इन सब चीज़ों से माँ बाप दुखी हो ही जैसे जाते आपने हैं। सोशल मीडिया पर ये डाला है, तभी से लगातार आपको फ़ोन आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोग आपका हालचाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ है सब? हाँ जी, हाँ जी। जब अमरोहा के दौरान मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, बस वो थाने में ही मैटर ख़त्म कर देता है एप्लीकेशन लिख करके, क्योंकि मैं किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती थी। लोग सोचते हैं हाईलाइट होने की वजह से ऐसा करें, ये वो, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती थी। वहाँ पे भी 2-4 रिपोर्टर आए, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला, भाई जब माफ़ी मांग रहा है तो छोड़ दीजिए, है ना। नहीं तो मैं उस समय भी हाईलाइट करती, है ना। आंदोलन के दौरान इतनी चीज़ें हुई, मैंने तब भी मैंने कहा चलो माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, माफ़ करना सबसे बड़ी। लेकिन अब चीज़ें कुछ ज़्यादा हो गई हैं। और जब से आपने देखा होगा कन्हैया लाल के साथ में जो हुआ है, उन्होंने भी पुलिस से मदद मांगी थी, कानूनी मदद भी मांगी थी उन्होंने। तो एक किसी की मदद की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। और ऐसा नहीं है कि मैं आवाज़ लगा रही हूँ प्रशासन से या गुहार कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। आपको भी पता है, एसपी सिटी साहब ने भी बयान दिया कि जो है पूरी जानकारी लेकर के वो करा जाएगा। तो उसमें कानूनी कार्रवाई तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश में हमारी रक्षा करना किसका धर्म है, किसका कर्तव्य है? हमारा खुद का कर्तव्य जो है, हम उसे तो अच्छे से निभाते हैं ना। हमें पता है हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या कर्म करना, हमें अपने माँ बाप को देखना, अपने परिवार को देखना, अपने प्रदेश को देखना, अपने देश की समाज सेवा करना। क्या हम उससे पीछे हैं? जब हम उससे पीछे नहीं हैं तो हमारी रक्षा करने के लिए कोई पीछे कैसे हो सकता है? अच्छा पूनम, एक सवाल है हमारा। अभी जिस तरह से आपने शिकायत की है, तो कहीं न कहीं ये पछतावा भी हो रहा होगा कि 4-5 महीने पहले जब इसने हरकत की थी, अगर उस वक्त आपने शिकायत दर्ज कराई होती तो शायद ये हरकत ये ना करता। देखिए, जो बात बीत जाती है उस पे पश्चाताप से बढ़िया कि आप और कुछ बेहतर करो। लेकिन तो मुझे ही लग रहा है ना कि हाँ भाई पहले ही कर देनी चाहिए थी। लेकिन हम ज़रा से आजकल आप देख रहे हैं सिस्टम कितना वैसा चल रहा है, वैसे ही पुलिस भी पूरी परेशान है, और लड़कियों का इतना ज़्यादा वो। तो मैंने कहा अब ज़रा सी बात के लिए मैं क्या पुलिस को तकलीफ़ को, क्योंकि देखिए मेरे परिवार में भी पुलिस से भी मेरे परिवार में रहे, तो मैं पुलिस की समस्या को भी जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। मेरे एक धर्म पिता हैं, और जिन्होंने मेरे को, मैं बहुत करीब से पुलिस को जानती हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की, मैंने जिनके बारे में पहले भी बताया, तो उनको मैंने बहुत करीब से देखा, तो मुझे इसलिए पुलिस की समस्या भी था। मैंने कहा छोटी छोटी बातों के लिए क्या बोलना, कोई मन चला है ऐसे ही कोई फ़ोन कर रहा होगा, मैंने ये सोचा। लेकिन हाँ, अब लग रहा है कि थोड़ा पहले ही बोल देती तो और ज़्यादा बेहतर होता। ज़्यादातर जो बेटियां घर से बाहर कदम रखती हैं और जब उड़ान भरने लगती हैं, इस तरह की, जैसे एक ये बेटी जो खिलाड़ी तो है ही, उसके साथ साथ आज कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी बड़ी नेता के रूप में उभरी हैं, किसान नेता के बाद कांग्रेस नेता, और उसके बाद में एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा। चलिए मैं थोड़ा दिखा दूं कि मम्मी जी भी हैं यहाँ पे, थोड़ी चिंता में हैं, मगर ज़्यादा सवाल जवाब उनसे हम नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं पूनम पंडित भी दहशत में है। आज पूनम पंडित घर पर है, बाहर निकलने के लिए कई बार पूनम पंडित भी शायद अब सोचेंगी कि मैं अकेली घर से बाहर निकलूँ कि ना निकलूँ। आप देखते हैं कि पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई करता है इनकी कंप्लेंट पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।